सर अटेंडेंस शीट, ठीक है। Okay, so starting with organizational change. Organization change is actually the modifications that are happening. Now modifications किस में, modifications किस चीज़ में हो सकते हैं organization में? It could be the structure. Now business environment is dynamic. सब कुछ ever changing है, कुछ भी stringent नहीं होगा, या कोई भी टेक्नोलॉजी भी है अगर, तो वो भी वैसी ही नहीं रहेगी, वो एवर चेंजिंग है, इवॉल्विंग है। कि आपके पास अभी अगर कोई एक टेक्नोलॉजी है जिससे आपका प्रोसेस जो है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, वो हो सकता है जो आप कोई एक प्रोसेस फॉलो करते आए हो कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में या किसी में भी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो कुछ बेटर प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको कॉस्ट कम आ रही है। बिजनेस का मेन मोटिव क्या है कि आपको कॉस्ट जो है उसको आप मिनिमाइज कर पाओ और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाओ। तो ये मेन मोटो है बिजनेस का। तो चेंज जो है वो काफ़ी रिस्पेक्ट्स में हो सकता है। जो मॉडिफिकेशंस हैं, मॉडिफिकेशंस बी इट इन टेक्नोलॉजी और द प्रोसेस ऑफ वर्किंग हो सकती है कि प्रोडक्ट जो है वो किसी और तरीके से मैन्युफैक्चर हो रहा था जिससे कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी, वेस्ट हो सकता है ज़्यादा हो रहा हो उससे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने प्रोसेसेस को, मतलब चेंज कर सकते हैं। अब वो चेंजेस जो हैं वो भी काफ़ी टाइप्स के हो सकते हैं। जो चेंजेस की हम बात करें कि वो मॉडिफिकेशंस जो हैं वो किस में हो, तो दैट कम्स अंडर टाइप्स ऑफ चेंज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, तो वो स्ट्रक्चरल चेंज भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर आपको कैसे पता चलता है? स्ट्रक्चर का मतलब है हायरार्की से, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा या क्या लेवल्स हैं, लेवल ऑफ रिपोर्टिंग हो सकता है, जिससे आप एक्चुअली ये फिगर आउट करोगे कि कौन किसको रिपोर्ट करता है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसका सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हो, मान लेते हैं ये मैनेजर है, ये इनके अंडर एम्प्लॉयज़ हैं जो इनको रिपोर्ट करते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये काफ़ी बड़ा भी हो सकता है कि मान लेते हैं आप एमडी से शुरू कर रहे हो, उसके बाद मैनेजर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे हैं असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, एंड देन एम्प्लॉयज़ हैं उसके नीचे। तो ये लेवल्स भी हो सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट हो सकती है। तो उसको आप स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हो कि हो सकता है वो चेंज जो है वो मैंडेटरी हो। किस सेंस में? स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में, कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसको कोप करना है कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के साथ, अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपने कंपेटिटर से compete करना है, उनको भी वो कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करनी है, तो दे मस्ट अडैप्ट टू चेंज, कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए उनको रेडी रहना है या अडैप्ट करना है उनसे।
अब इसका कॉमन एग्जाम्पल आपने हमेशा देखा होगा कोविड के टाइम पे कि सब कुछ वर्चुअली अगर शिफ्ट हो रहा है तो अब ऑर्गेनाइजेशंस को ये प्रैक्टिस करना है, ये देखना है कि वो ऑनलाइन कैसे एम्प्लॉय एंगेजमेंट कर सकते हैं। अभी तक एम्प्लॉय एंगेजमेंट के जो भी उनके टैक्टिक्स थे या कुछ भी था जिसके थ्रू वो एम्प्लॉयज़ को इंगेज कर पा रहे थे, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन दे पा रहे थे और उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेशन फील कर रहे थे अगर अभी तक ऑफलाइन सेटअप में, तो क्या ऐसा ऑनलाइन भी होगा जब वो बिजनेस जो है वो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है जब वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा तो भी क्या एम्प्लॉयज़ उतना ही इंगेज फील करेंगे या फिर वो डिटैच होना शुरू हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन से कि अब जो वो काम कर रहे हैं वो उनको मोनोटोनस लग रहा है या वो उतने एफिशिएंटली वो इतने टेक सेवी नहीं है तो वो उतना एफिशिएंटली अब सिस्टम मैनेज नहीं कर पा रहे व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन। अब बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं उसमें, उनको कंपनसेशन भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है अब उनको ऑफलाइन सेटअप में लाइट्स एंड एवरीथिंग इनका वो नहीं देना पड़ रहा ऑर्गेनाइजेशन में आके, मतलब जो प्रीमाइसेस है उसमें आके काम नहीं हो रहा, तो मतलब कॉस्ट कटिंग किस में हो रही है, जो भी मेंटेनेंस दे रहे होंगे वो उसमें कॉस्ट कटिंग हो रही है। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे क्या चेंज करना है, प्रोसेस चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब जो टाइप ऑफ चेंज है वो प्रोसेस पे है, प्रोसेस चेंज हो रहा है, द वे दे यूज टू डू द थिंग्स या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज हैं अगर वो उनको कर रहे थे किसी और तरीके से, देयर वॉज अ वे दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब्स, अब वो चेंज हो रहा है। तो अब इस केस में यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कहाँ पे वो जो भी कॉस्ट कटिंग हो रही है या उनकी कॉस्ट नहीं आ रही है उसमें, तो वो उनको किस में देना है, टेक्नोलॉजी में, कि आपको अब सब एम्प्लॉयज़ को लैपटॉप्स देने होंगे पर्सनलाइज्ड ताकि वो घर पे काम कर सकें उससे, प्लस वाईफाई कनेक्शंस देने पड़ेंगे कि ताकि उनका जो इंटरनेट है वो एफिशिएंटली काम करे, जिसकी वजह से उनका प्रोसेस हैम्पर नहीं हो, उनकी जॉब हैम्पर नहीं हो। तो ये सब कुछ फिगर आउट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को जब चेंजेस हो रहे होते हैं तब। अब इसमें एक थियोरी भी है, बट बिफोर गोइंग ऑन टू दैट थियोरी, कर्ट लेविन की थियोरी है एक, थैंक यू। कर्ट लेविन्स थ्योरी ऑफ चेंज बोलते हैं उसको, कि उन्होंने ये प्रपोज किया था कि कैसे आप चेंज के लिए अडेप्ट करोगे जो भी आप अभी तक रेगुलर प्रैक्टिस फॉलो करते आ रहे हो। चेंज कैसे शुरू होता है, जो भी आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो उसको पहले समझने से कि आपने जो भी अभी तक प्रोसेस करते हुए आ रहे हो, जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो उसमें आपको चेंज करना है अभी, तो पहले वो प्रोसेस आपको देखना होता है कि अभी तक क्या हो रहा था। तो वहाँ से शुरू करके पूरा चेंज इम्प्लीमेंटेशन तक कर्ट लेविन ने चेंज ये थियोरी ऑफ चेंज दिया था इसके लिए। बट बिफोर गोइंग ऑन टू दैट, let's discuss more about this process. You can call them types of change. So this is structural change, process change. Process change हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग आप अभी तक काम कर रहे थे वो चेंज हो सकता है आपका, ठीक है, जैसे अभी उसमें हमने देख लिया। अब ऐसा हो सकता है कि कंपटीशन जो है, जस्ट बिकॉज इतना कंपटीशन है आपके, हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कि काफ़ी इजी एंट्री कर सकते हैं बाकी सब लोग भी, ऐसी मार्केट में आप हो तो भी आपको अपना प्रोसेस चेंज करना पड़ सकता है। कि अगर हम सेम चीज़ का प्रोसीजर चेंज कर दें, मतलब मान लेते हैं मार्केट में सेम तरह के दो प्रोडक्ट हैं और दोनों में जब व्हेन इट कम्स टू टू प्रोडक्ट्स, दोनों की ही मार्केट सही चल रही होगी, कोई स्विच कर रहे होंगे कस्टमर्स, कंपटीशन हाई है, लेकिन फिर भी दोनों का सेम टेस्ट है। टूथपेस्ट का केस ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप कोई टूथपेस्ट में कितनी ही इनोवेशन कर लोगे, आप सबने करके देख लिया कि कुछ आयुर्वेदिक सा टूथपेस्ट बना देते हैं तो लोगों को लगेगा कि वो ज़्यादा हेल्दी होगा, उससे ज़्यादा आपके जो टीथ हैं वो ज़्यादा सही रहेंगे उससे, तो सबने आयुर्वेद वाला पार्ट ऑफ इट दे ऑल स्टार्टेड टू अडैप्ट। लेकिन उसमें कैसे आप
जीत सकते हो उस पार्ट को, हाउ यू कैन विन दैट कॉम्पिटिशन, कॉस्ट कटिंग करके। कि हो सकता है कोलगेट और पेप्सोडेंट दोनों ही आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बना रहे हैं, ठीक है, या पतंजलि बना रहे हैं, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बना रहे हैं, दोनों की ही डिमांड है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आयुर्वेदिक टूथपेस्ट जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते होंगे दांतों के लिए। तो दोनों में से इस कंपटीशन को जीत कौन सकता है? जिसका भी प्रोसेस एफिशिएंट है। अगर आपका प्रोसेस एफिशिएंट है और इफेक्टिव है, आप इस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है? और एक और कौन सी चीज़ हो सकती है? कॉस्ट कटिंग, कि कौन कम कॉस्ट में सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, उसी से आप कंपटीशन विन कर सकते हो। ये कंपटीशन जहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट है, डिमांड्स भी कस्टमर के दोनों के लिए ही सिमिलर होंगे, कि अगर आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा टू मूव ऑन टू पेप्सोडेंट, अगर आप रेगुलरली कोलगेट का कोई आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज़ करते होगे तो। है एक्चुअली मार्केट में कोलगेट का भी एक आयुर्वेदिक सा टूथपेस्ट कुछ, तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा बिफोर स्विचिंग, कि अगर आपको शॉप पे अगर आप गए हो टू बाय दैट प्रोडक्ट, आपको वो नहीं मिला तो आप बोल दोगे कि पेप्सोडेंट का दे दो। तो अब इसी से ही विन करने का जो कंपटीशन विनिंग वाला पार्ट है वो कॉस्ट कटिंग पे ही आता है, कि आप कैसे कॉस्ट कट कर सकते हो। कॉस्ट कटिंग करके आपने प्रॉफिट इंप्रूव कर लिया है अपना। प्रॉफिट आपका कैसे बढ़ेगा? क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट सिमिलर ऑपरेट कर रहे हैं। तो तब आता है पार्ट आपके प्रोसेस का, कि कौन सा प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो। अब इसमें और कॉमन चेंज है टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब रोबोटिक ऑपरेशंस भी हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, कि रोबोट्स ऑपरेशंस कर रहे होंगे। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है, मतलब नॉट एवरी टाइप ऑफ ऑपरेशंस, बट अब ये आ गया है कि अब डॉक्टर्स अगर अवेलेबल नहीं हैं तो रोबोट्स कैन डू इट। तो इतनी फास्ट इवॉल्विंग है टेक्नोलॉजी। अब जैसे फ़ोन्स के केस में ही है कि आप पहले आई थिंक 2016 में आया था ना जियो एंड एवरीथिंग, ये फ्री सिम्स एंड इंटरनेट। उससे पहले आप कितने ही प्लान्स लेते थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लान्स होते थे इंटरनेट के, 350 रुपीज़ पर मंथ, और उसमें भी डेटा लिमिटेशंस होते थे कि 1 मंथ में आपको 1 GB डेटा ऑफर होता था एक महीने में, और अभी हमें पर डे 2 GB कम पड़ जाता है। 2 GB का अगर आप रिचार्ज करो तो वो एक दिन के लिए कम है, अगर हम बैठ के बिंज वॉच कर रहे हैं यूट्यूब, और वो भी हाई क्वालिटी में देखनी है हमें वीडियोस, तो उसमें भी आप इतना ओवर यूज़ कर रहे हैं अब हम इंटरनेट का कि वो भी कम पड़ रहा है हमारे लिए। तो ये भी टेक्नोलॉजी को पहले आपको अडेप्ट करवाना, इसमें भी ऑर्गेनाइजेशंस अपना बहुत थॉट पुट इन करते हैं कि विल द कस्टमर्स एक्सेप्ट दिस प्रोडक्ट और नॉट। ये होता है डिमांड क्रिएशन पहले, कि आपको पता नहीं है लोगों को कि उनको इंटरनेट की ज़रूरत है, लेकिन आपको कैसे उनको यूज टू करवाना है उसके। अब वी विल नॉट कंसिडर जियोज केस सूटेबल हियर, बिकॉज उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी थी कि उन्होंने एंटी कंपेरेटिव प्रैक्टिसेस किए, कि ये एंटी कंपेरेटिव प्रैक्टिस ही है कि अगर आप फ्री दे रहे हो कुछ इन अ वर्ल्ड जहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं मिल सकता आपको, आप एक्चुअली बेट ही हो उनके लिए, पर उन्होंने पहले फ्री किया और तभी आप यूज़ कर पा रहे हो इतना इंटरनेट। अब अगर उन्होंने वो मार्केट बेस बना दिया फॉर एवरी कंपनी, एवरी टेलीकॉम कंपनी, कि हमने आदत तो डलवा दी लोगों को। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको पहले भी दिया था, लोगों को पहले नहीं लगता था कि उनको कोका कोला की ज़रूरत है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स की ज़रूरत है, लेकिन वो नीड क्रिएट करी गई कि आप रिप्लेस कर सकते हो अपनी रेगुलर ड्रिंक से, जो भी आप पीते हो, चाय या कुछ भी आप पसंद करते हो अगर, या गेस्ट्स को ऑफर करना प्रेफर करते हो, तो अब आप उसको इंक्लूड कर दोगे। इतना वो ब्रांड इमेज बनाना कि आपको पता नहीं है कस्टमर्स को, लेकिन बताना है।
तो ये भी कंपनीज को करना पड़ता है कि अब जब चेंज हो रहा है सब कुछ, या आपके पास कोई एक ऐसा आइडिया है, बिजनेस आइडिया है जिसको बस आपको शेप करना है, तो उस केस में आप ऐसे करते हो कि आप डिमांड क्रिएट करोगे पहले, अपना स्ट्रक्चर चेंज करके, अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करके। ये तो टेक्नोलॉजी की बात है, वैसे स्ट्रैटेजिक चेंजेस भी होते हैं। स्ट्रैटेजिक चेंजेस मतलब जहाँ पे आपकी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यू वांट टू चेंज। मतलब पहले ऑब्जेक्टिव था बिजनेस का, मान लेते हैं हमने एवोल्यूशन भी पढ़ा था कि कैसे इवॉल्व कर रहा है, बिजनेसेस ने कैसे इवॉल्व किया, कि पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट पे ही फोकस करते थे सब सारे कंपनीज, कि आपने जो भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कस्टमर्स डिमांड, हमको बस प्रोडक्शन करना है, बल्क में प्रोड्यूस करना है और बल्क में सेल करना है प्रोडक्ट्स को। तो हाँ, तो उसमें क्या होता था कि कस्टमर्स को उनकी नीड्स जो भी हों उससे कोई मतलब नहीं है, या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट से उतना फोकस नहीं है, क्वालिटी पे या कस्टमर्स के डिमांड्स पे। हाँ, डिमांड सेटिस्फैक्शन पे कोई फ़र्क ही नहीं है, या उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं कंपनीज। उनको क्या करना है, सिर्फ प्रोड्यूस करना है बल्क में और सेल करना है, ये माइंडसेट होता था। तो वो जो ट्रिपल बॉटम लाइन वाला कंसेप्ट है CSR का, वही चीज़ें होते थे पहले, कि सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको प्रॉफिट क्रिएट करना है, कि आपने बल्क में जो प्रोड्यूस किया उसको सेल कर दिया और आपने प्रॉफिट बना लिया उससे, बस यही होता था। पर ये कंसेप्ट चेंज हुआ प्रोडक्ट कंसेप्ट पे, कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करना है। तो जो स्ट्रेटजीज हैं वो एक्चुअली आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स, और यू कैन कॉल देम गोल्स। अगर आपको ये चेंज करना है कि अब पहले जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर रही थी कि उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है एंड नथिंग एल्स, कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप एक्चुअली कस्टमर्स के डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रहे हो या नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। तो ये माइंडसेट कब चेंज होगा, जब मार्केट में कंपटीशन आ जाएगा और वहाँ पे आपकी मोनोपोली नहीं है, कि जो कस्टमर्स हैं वो आपसे ही प्रोडक्ट परचेज करेंगे, चाहे आपने कैसा भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया हो, उससे कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई हो रही हो या नहीं हो रही हो। तो कंपनीज को उससे कंसर्न है ही नहीं, कंपनीज का कंसर्न है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग से और प्रोडक्ट की सेलिंग से। अब यहाँ पे मतलब वो जो पूरा कंसेप्ट है, मार्केटिंग में आपने कंसेप्ट्स पढ़े होंगे, प्रोडक्ट कंसेप्ट में फिर ज़्यादा आपका जो फोकस है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर है, कि आपको चाहे कॉस्ट ज़्यादा आ जाए लेकिन आप उसको शिफ्ट कर सकते हो ना, कस्टमर्स से आप ज़्यादा चार्ज कर लोगे क्योंकि आप उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हो। तो ये होता है चेंज इन द शिफ्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी वजह से, अब मान लेते हैं कोई एक कंपनी जो पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट फॉलो कर रही थी, अब वो प्रोडक्ट कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट में वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस पर फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करना चाहते हैं। तो ये मेजर शिफ्ट इन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी है। अब इससे कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे चेंज हो सकती है, एम्प्लॉयज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसका। पहले जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उनका भी फोकस सिर्फ प्रोडक्शन पे था, कि उनको हो सकता है पीस वेज सिस्टम हो और पीस रेट सिस्टम जो आपने पढ़े होंगे रेम्यूनरेशन के, वो उसको फॉलो कर रहे हों, जिसमें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है उससे ज़्यादा नहीं होता, जितने पीसेस उन्होंने बना दिए उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिल जाता था। लेकिन जब कंपनी ने अपना फोकस जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे शिफ्ट किया, तो अब आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो प्लस वो प्रोडक्ट जो है वो कितना एक्यूरेट है, जैसे जैसे बनाया जाना था वो प्रोडक्ट वैसा ही बना है, प्लानिंग के हिसाब से भी वो प्रोडक्ट बना है, उसकी क्वालिटी जो है वो चेक हो रही है। तो अब इससे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अफेक्ट हो रहे होंगे, आपका वो स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। अब ये
टाइप्स ऑफ चेंज जब हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक ही टाइप का चेंज आप कर रहे हो, वो इम्पैक्ट करेगा आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब उसमें पर्सनेल भी इंक्लूडेड है। जब आप स्ट्रेटेजिक चेंज की बात कर रहे हो तो वो इम्पैक्ट कर रहा होगा पर्सनेल को भी। पर्सनेल मतलब जो भी ह्यूमन रिसोर्स है आपकी कंपनी में, वो भी उतना ही इम्पैक्ट ले रहा है अपने ऊपर जितना ऑर्गेनाइजेशन खुद ले रही है। उनके उनके भी द वे दे प्रोड्यूस इज चेंजिंग, द वे दे वर्क इज चेंजिंग। अब मान लेते हैं कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज है और वो टेक्नोलॉजी जो है उससे इतनी एफिशिएंटली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अडाप्ट नहीं कर पा रहे, तो भी ऐसा हो सकता है कि आप ये देखोगे कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज को। ऐसा तो नहीं होगा कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक्सेप्ट ही करेंगे हमेशा। तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज में भी ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टेंस हो, कि हर कोई उतना एफिशिएंटली अडाप्ट नहीं कर पाएगा। जैसे अगर हम टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात करें तो जब शिफ्ट हुआ मैनुअली आपको कुछ करना है और प्लस जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए कि ऑर्गेनाइजेशन सब कंप्यूटर्स पे कुछ एप्स यूज़ करके वो डेटा रन कर रहे होंगे या कुछ भी उसका यूज़ कर रहे होंगे, तो क्या ये भी इजीली अडेप्ट कर लिया होगा लोगों ने? नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है सेम चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि उन्होंने ईयर्स एंड ईयर्स तक यही किया है कि वो मैनुअली काम करते हैं, पेन पेपर पे ही वो काम कर सकते हैं। लेकिन जब उनको सेम चीज़ कंप्यूटर पे करनी है तो इतना इजीली वो अडेप्ट नहीं कर पाते कि अब जो चीज़ आपने सेम करी है, जो आप नोट कर रहे थे अभी तक, वो आपको कंप्यूटर पे करना है, टाइप करना है। तो इतना एक तो सब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट जैसे भी चेंज हो रहा है, बी इट एनी टाइप ऑफ चेंज, बी इट डेमोग्राफिकल चेंज और पॉलिटिकल चेंज, लीगल चेंज, तो इन सब चेंज के अगेंस्ट एम्प्लॉय जो हैं वो फेवरेबली रिएक्ट करेंगे, ऐसा आप इंश्योर नहीं कर सकते। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो रेजिस्ट करें उस चेंज को, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग से यू कैन सॉल्व दैट। कि अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ चेंज है जो ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अडेप्ट कर लेंगे, एक तो एम्प्लॉयज़ जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं अगर चेंज को, तो देयर मस्ट बी अ रीज़न कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। या तो उनको वो टेक्नोलॉजी जो है वो इतना एफिशिएंटली समझ नहीं आ रही है कि वो वैसे ही काम कर पाएंगे जैसा एक्सपेक्टेशन है उनसे अब, जो पहले नहीं था, कि वो जो जैसा काम कर रहे थे पेन पेपर पे वो सब कुछ एक्सेप्ट हो रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा है ऐसा। तो ये हो सकता है उसमें पर्सनल चेंज में, या तो आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी इतने एफिशिएंट हों, तो उसमें एक टर्म पढ़ा होगा आपने, डाउन साइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, जो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, मान लेते हैं कोई चेंज से गो थ्रू कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं अभी, उस चेंज के साथ अडेप्ट नहीं कर पाए हैं तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन उस केस में क्या करती है, उन एम्प्लॉयज़ को फॉर द टाइम बीइंग बोल देती है कि अब आप यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, आपको जब तक आप ये सब चीज़ें सीख नहीं लेते तब तक यू कैन नॉट कम इन वर्क। तो उसको आप डाउन साइजिंग बोलते हो, कि या तो आप एम्प्लॉयज़ को पूरा ही बोल दोगे कि अब आपने निकाल दिया है उनको, एम्प्लॉयज़ को, लेकिन डाउन साइजिंग का मतलब होता है कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ थे, या उनमें से कुछ लोगों ने अडेप्ट कर लिया होगा चेंज को, कुछ ने नहीं किया होगा, तो आप उनको एक टाइम फ्रेम देते हो
कि फ्रॉम दिस टाइम पीरियड टू दिस आपको ट्रेनिंग का टाइम मिल रहा है कि आप खुद जाके सीख कर आओ। जैसे इस केस में भी हो सकता है, जब मान लेते कंप्यूटर्स जब इंट्रोड्यूस हुए तो एम्प्लॉयज़ को ये बोल दिया कि आप कंप्यूटर सीख कर आओ, 3 मंथ्स में सीखना है आपको। तो इसको आप डाउन साइजिंग बोलते हो कि हमने अभी जितने भी मान लेते हैं 45 एम्प्लॉयज़ थे टोटल, उनमें से आपने 25 एम्प्लॉयज़ को बोल दिया, मतलब बाकी सब ने अडेप्ट कर लिया चेंज से, लेकिन आपने 25 एम्प्लॉयज़ को फॉर द टाइम बीइंग कि फॉर 3 मंथ्स आपने उनको बोल दिया कि आप अब पहले सीख कर आओ, पहले ट्रेनिंग होगी आपकी, उसके बाद ही आपको कंपनसेशन मिलेगा, उसके बाद ही आप काम कर सकते हो। ये परमानेंट एक्सपेल्शन नहीं होता कि आपने परमानेंटली उनको बोल दिया है कि आप अब नहीं वो करोगे। ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक ही आप बस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, बाकी यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आप 3 महीने में ये चीज़ सीख लेते हो। तो उसको आप डाउन साइजिंग बोलते हो कि कंपनीज ये डाउन साइजिंग या रीसाइजिंग भी हो। नो, इसीलिए ही किया जाता है ताकि अगर मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ये खुद भी करवाते हैं कि आपको पहले इतने टाइम तक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बी इट इन दी ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑफ इट। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन खुद वो ट्रेनिंग्स कराएंगे, आपको खुद भी करने हो सकते हैं अपने कॉस्ट पे। आपको इसके लिए रेम्यूनरेशन नहीं देती हैं जो भी कंपनीज होती हैं, पर ये प्रैक्टिस हो क्यों रही होती है? क्योंकि इससे फिर एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होगी वो हो सकता है वो ज़्यादा मिले उन्हें उसके बाद जब वो सीख कर आ जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं, तो इसीलिए उस टाइम तक वो आपको पे नहीं करते। इसको रीसाइजिंग भी बोल सकते हो आप। पर्सनेल चेंज में जो आप देखते हो कि जब आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है उस रिस्पेक्ट में यू हैव टू चेंज, ठीक है। अब चेंज जो है कल्चरल चेंज भी हो सकता है कि आपके जो भी वैल्यूज हैं, कल्चर कैसे फॉर्म होता है? वैल्यूज से, बिलीफ से यू कैन चेंज द कल्चर। अगर आपने जो भी वैल्यूज अडॉप्ट कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन, मान लेते हैं कल्चर के उसमें क्या हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज से आए हैं, ठीक है, और उन्होंने रीलोकेट किया हो, ये हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इंक्लूसिव है, इंक्लूसिविटी फॉलो करते हैं वो, कि आप एक्सक्लूड नहीं करोगे, या फिर मान लेते हैं अ पर्सन इज फिजिकली चैलेंज्ड और डिफरेंटली एबल्ड आई शुड से, तो उसके साथ आप उसको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हो, इक्वालिटी फॉलो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन। प्लस टू, आपने ये यूजुअली देखा होगा कि देयर इज अ ग्लास सीलिंग फॉर विमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज ग्लास सीलिंग? ग्लास सीलिंग आप किसको कहते हो? जब व्हेन इट कम्स टू, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी भी एक एम्प्लॉय को सिर्फ इसीलिए ही प्रमोशन नहीं मिला हो जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ स्पेसिफिक जेंडर? पर और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा प्रैक्टिस करते हैं व्हेन इट कम्स टू विमेन एम्प्लॉयज़, उनको ऐसा लगता है कि अप टू अ सर्टेन लेवल, लेवल इन द सेंस हायरार्की वाला लेवल जो है, उसमें दे शुडंट बी ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट।
कि उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट पोजीशंस कभी भी ऑफर नहीं किए जाएंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक जनरल परसेप्शन है, क्योंकि विमेन पे ऐसा बिलीव करते हैं कि वो उतना टाइम और एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे पाएंगे जितना मेल एम्प्लॉयज़ दे सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पर, क्योंकि उनके फैमिली डिमांड ज़्यादा होंगे या कमिटमेंट ज़्यादा होंगे व्हेन इट कम्स टू विमेन एम्प्लॉयज़, कि उनको दे हैव अ फैमिली एंड दे हैव टू बी देयर फॉर देयर फैमिलीज़। इसीलिए उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट पोजीशंस जो हैं वो नहीं दिए जाते या उनको प्रमोट नहीं किया जाता टॉप लेवल पोजीशंस पे, कि वो जितनी डिमांड है उस जॉब की, मतलब जितना डिमांडिंग वो जॉब है उतना विमेन एम्प्लॉयज़, फीमेल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए उनको मिडल या लोअर लेवल मैनेजमेंट पे ही हमेशा रखा जाता है उनको। इसीलिए आप इसको सीलिंग बोलते हो। अगर ये बॉटम लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये टॉप लेवल है, तो इसको आप ग्लास सीलिंग बोलते हो, कि यहाँ इस पोजीशन से और इस पोजीशन के ऊपर तक, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। मतलब यू कैन नेवर बी अ CEO ऑफ अ कंपनी जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल एम्प्लॉय, क्योंकि चाहे आपके मेल काउंटर पार्ट्स उतने ही एफिशिएंट हों जितने आप हो, आप भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो बीइंग अ विमेन, लेकिन आपको नहीं प्रमोट किया जाएगा। अगर आपके कंपैरेटर एक मेल एम्प्लॉय हैं तो उसको हम CEO की पोजीशन पे अपॉइंट कर सकते हैं, बट नॉट यू, क्योंकि आपकी फैमिली कमिटमेंट्स हैं कुछ, जिससे आप उतना एफिशिएंटली इस जॉब को नहीं दे पाओगे जितने डिमांडिंग वो जॉब है। तो इसको आप ग्लास सीलिंग बोलते हो। अब मान लेते हैं ये एक कल्चर है जो वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहा था। कल्चर कब बनता है? जब आप उसको एक रेगुलर प्रैक्टिस बना देते हो, जो भी वैल्यूज़ एंड बिलीव्स आप फॉलो कर रहे होते हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब मान लेते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूसिविटी थी, इक्वालिटी थी, तो अब उसमें उनको क्या करना पड़ेगा? अगर इंक्लूसिविटी और इक्वालिटी की बात कर ही रहे हैं, एक तो ये भी कि व्हेन एन एम्प्लॉय इज डिफरेंटली एबल्ड, तो आप उसको कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो। मतलब एक तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में फेवरेबल टू डिफरेंटली एबल पीपल होने चाहिए, स्लेज होने चाहिए जिससे वो इजीली मूव कर पाए। काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं इसमें कि कितना फ्रेंडली बना सकते हो आप अपने प्रेमिसेस को व्हेन इट कम्स टू अ डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉय, ताकि वो भी उतने ही एफिशिएंटली काम कर पाएँ, उतनी एफिशिएंटली मूव कर पाएँ एटलीस्ट जितना कि कोई एक नॉर्मल एम्प्लॉय कर पा रहा है। तो उनके लिए भी आपको वो प्रेमिसेस जो है वो नॉर्मल बनाना है, ताकि उनको ये नहीं लगे कि यहाँ पे काम करना काफ़ी मुश्किल है जस्ट बिकॉज वहाँ पे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो तब आप कह रहे हो कि आप एक क्वालिटी को फॉलो कर रहे हो प्लस इंक्लूसिविटी फॉलो कर रहे हो, कि यू आर ट्रीटिंग योर एम्प्लॉयज इक्वली एंड यू आर इंक्लूडिंग एवरीवन, यू आर नॉट एक्सक्लूडिंग एनीवन, कि कोई एम्प्लॉय जस्ट बिकॉज उसकी कुछ स्पेशल कंडीशन है इसलिए आप उसको एक्सक्लूड कर रहे हो। तो तब होता है कल्चरल चेंज, जब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन कोई एक वैल्यू फॉलो कर रही थी पहले और अब वो उसमें शिफ्ट कर रही है कि अब वो डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो फॉलो कर रहे होंगे। तो so far we have discussed on the type of change, structural change, cultural change, personnel change, strategic change. strategic change में हमने objectives देखा। अब cultural change और strategic change में भी difference है कि आप यहाँ पे objectives देख रहे हो कि पहले कंपनी का objective जो है वो कुछ और था। Have you heard of mission and vision of the company? ये हम होमवर्क कर सकते हैं। वी शुड नो कि अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव और गोल, तो हम सब समझते हैं कि एक कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको क्या करना है। जैसे मान लेते हैं इस इंस्टीट्यूशन का भी एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको वो एक इन्वायरमेंट बनाना है बच्चों के लिए। अगर मान लेते हैं आप कुछ और भी कर रहे हो साथ साथ, तो भी आपके पास राइट टू एजुकेशन है,
अगर आप उतना रेगुलर उसमें नहीं डिवोट कर पा रहे हो टाइम, तो आप ऐसे क्लासेस से आप पढ़ सकते हो और आप अपनी हायर एजुकेशन जो है वो परसू कर सकते हो। तो मान लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक एनवायरनमेंट देना है फॉर सच स्टूडेंट्स जो कुछ और भी कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और तो दे ऑल्सो हैव अ राइट टू परस्यू हायर एजुकेशन। तो मिशन और विजन, ये स्टेटमेंट्स क्या बताते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी, पढ़कर आना है नेक्स्ट क्लास में। व्हाट इज द मिशन एंड विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विजन। आप कभी भी किसी भी कंपनी के जब वेबसाइट्स विजिट करोगे तो आपको हमेशा ये स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे, मिशन एंड विजन स्टेटमेंट, बी इट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है अगर, सब ऑलमोस्ट सभी में होता है मिशन और विजन स्टेटमेंट्स भी। कौन सा लॉन्ग टर्म होता है, कौन सा शॉर्ट टर्म होता है, इस बेसिस पे भी डिफरेंसेस आप बता सकते हो। तो हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, मिशन और विजन में क्या डिफरेंस है और व्हाई आर दे कंसिडर्ड अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ द कंपनी, कि आप उसको साथ में क्यों एसोशिएट करते हो ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है। तो ओके, सो कल्चरल चेंज देख लिया हमने कि आप कैसे वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम जो है कंपनी का, जिस पे वो ऑपरेट कर रही है, जो भी प्रिंसिपल्स वो कंपनी फॉलो करती है, उसको भी वो फॉर बेटरमेंट चेंज कर सकती है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज भी हमने देख लिया कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैसे हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ एवर चेंजिंग और आपके प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन से लेके आपकी कोई भी मैनुअल वर्क तक सब कुछ आप टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर सकते हो। आप प्रोसेस को कितना लीन बना सकते हो, लीन इन द सेंस कि अगर कोई मोनोटोनस काम है तो आपको उसको क्विकली और एफिशिएंटली कैसे करना है, कि आप कितना जल्दी वो काम कर पाओगे, क्योंकि दैट वर्क इज़ मोनोटोनस। बहुत ज़्यादा कुछ इनोवेशंस है नहीं उस काम में, कि आपको मान लेते हैं रिकॉर्ड करना है, सिर्फ डेटा एंट्री करनी है सिर्फ, तो ये काम आप मशीन से करवा सकते हो। टेक्नोलॉजी जो है वो इस काम को कर सकती है ज़्यादा एफिशिएंटली। तो ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोसेस जो है वो ज़्यादा लीन हो जाए। लीन होने का मतलब यही होता है कि आपको ज़्यादा लंबा प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा टू परफॉर्म अ टास्क। आप बहुत एक कमांड से ही आप वो टास्क जो है वो परफॉर्म कर पाओगे, तो आप उसको लीन प्रोसीजर्स बोलते हो। ये भी लिख सकते हो आप इसमें, लीन प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ओके। नाउ अदर टाइप्स ऑफ चेंजेस कुड बी, पर्सनल चेंज हमने डिस्कस कर लिया, पर्सनल चेंज भी हो सकता है। ओके, सो देयर कुड बी अदर टाइप्स ऑफ चेंजेस एज वेल, कि ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट चेंज कर रही है, कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करना है, तो वो भी हो सकता है उसमें। अब वी कैन मूव ऑन टू, इज इट विजिबल? Kurt Levin's theory of change. Now Kurt Levin was also a psychologist जिन्होंने theory of change और कोई भी change implementation कैसे कर सकते हो आप, ये इंट्रोड्यूस किया था। कि
अगर आपको कोई भी चेंज के साथ अडेप्ट करना है या अगर इंट्रोड्यूस भी कर रहे हो आप कोई चेंज, तो आप वो कैसे कर पाओगे? तो कर्ट लेविन ने 3 स्टेप प्रोसेस बताया था एक, एंड दैट इज unfreeze, change, and refreeze। 3 स्टेप प्रोसेस है ये। अब पहले तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कोई भी चेंज जो है वो कभी भी लीनियर नहीं होगा। लीनियर नहीं होने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप इसी स्ट्रेट लाइन पे चलते रहोगे, यही एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। चेंजेस आर ऑलवेज नॉन लीनियर, कि आपको हो सकता है अनफ्रीज जब आप कर रहे हो और आप चेंज इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसके बाद आपको अनफ्रीज करना पड़े दोबारा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इसी स्ट्रेट लाइन पे चलते जाओगे कि पहले आपको अनफ्रीज करना है, चेंज करना है, उसके बाद रीफ्रीज करना है प्रोसेस, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आप इसको नॉन लीनियर बोल रहे हो सकता है एक प्रोसेस आपको दोबारा परफॉर्म करना पड़े। चेंज के स्टेप पर जब आप हो तो हो सकता है आपको चेंज जो है वो उस स्टेज पे आप काफ़ी टाइम तक रहो कि आपको रीचेंज करनी पड़ रही हैं चीज़ें। जब आप रीफ्रीज कर रहे हो तो उस केस में भी हो सकता है कि आप ऐसे इतना स्मूथली रीफ्रीज नहीं कर पाओगे कोई भी नया प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में। अब पहले लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज फर्स्ट। अनफ्रीज किसको कह रहे हैं? एट द स्टेज ऑफ अनफ्रीज क्या हो रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन में? जो भी प्रोसेस प्रीवियसली फॉलो हो रहे थे उसको पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो भी प्रोसेसेस फॉलो करते आ रहे हो, वाई डू दे नीड चेंज? कि वो प्रोसेस जो है उसको चेंज की जरूरत है क्यों? द वाई ऑफ द थिंग्स यू हैव टू फिगर आउट कि क्यों चेंज करना है। अनफ्रीज जब ये बोल रहा है उसमें आपको प्रोसेस, जब प्रोसेस की बात हो रही है तो उसमें जिस भी प्रोसेस के थ्रू आप काम कर रहे थे, वाई दैट प्रोसेस इज इनएफिशिएंट, जिसकी वजह से आपको चेंज करना पड़ रहा है उसको, या अभी क्या इम्प्लीमेंटेशन था या क्या इम्पैक्ट था उस प्रोसेस का, ये फिगर आउट करना होता है। और एक्सेप्टेंस भी इसी में आता है। एक्सेप्टेंस किसका? दैट यू नीड टू चेंज, कि चेंज की ज़रूरत है, ये फिगर आउट करते हो आप अनफ्रीज में। अब इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट एनालिसिस भी काम आता है व्हेन इट कम्स टू अनफ्रीज, कि आपको पहले ये एनालिसिस करना है कि बाकी सब कुछ, बाकी सब लोग जो हैं, बाकी सब कंपैटिटर्स जो हैं आपके, वो कितना और कैसे काम कर रहे हैं या उनका क्या प्रोसीजर है टू वर्क। और अगर वो आपसे, इफ दे आर अ स्टेप अहेड ऑफ यू, देन व्हाई इज दैट, कि वो आपसे एक स्टेप आगे हैं। तो ये सब कुछ आप फिगर आउट कर पाते हो एट द स्टेज ऑफ अनफ्रीज, कि आपको अनफ्रीज करना है अपना रेगुलर प्रैक्टिस, जो भी आपके पास्ट प्रैक्टिसेस थे। तो अनफ्रीज के साथ आप लिख सकते हो अनफ्रीजिंग past practices
और प्रोसीजर्स जो भी पहले फॉलो हो रहा था उसको आप चेंज कर सकते हो आप। नाउ एट द स्टेज ऑफ चेंज, चेंज के स्टेज पर जब आते हो आप, तब आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो रियल चेंजेस हैं कि आपको आपकी पर्सनेल जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं चेंज के अगेंस्ट। आप इसमें मॉनेटरी टर्म्स में भी वो चेंज कैलकुलेट करोगे, मतलब प्रॉफिट्स कितने चेंज हो रहे हैं आपके, रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट है, आपकी सेल्स पे क्या इम्पैक्ट है, ये सब कुछ आपने देखा अलोंग विद द पर्सनल चेंज या ह्यूमन रिसोर्स चेंज। तो एट द स्टेज ऑफ चेंज आप यही फिगर आउट करोगे कि जो भी चेंजेस आपने इम्प्लीमेंट किए हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या उसका क्या इम्पैक्ट है। जो भी आप रेगुलर प्रैक्टिस अभी तक फॉलो करते आ रहे थे, जिसको आपने चेंज किया है, जिसको अनफ्रीज करके एक नया सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया है, उसका इम्पैक्ट आप मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में देख सकते हो कि बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़ कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी चेंज अगर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो। अब जब वो प्रोसेस जो है फेवरेबल लगता है, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उन्होंने अनफ्रीज किया अपने प्रोसेस को, चेंज किया और बस रीफ्रीज कर देंगे कि अब दोबारा यही करो। फ्रीज करने का मतलब कि अब बस और कुछ आप चेंज नहीं करना चाहते, यही फाइनल चीज़ है या प्रोसीजर है जिसको आप बदलोगे नहीं। तो जब आपने अनफ्रीज किया है वो सिस्टम और कोई एक नया सिस्टम फॉलो करना शुरू किया है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप बस वही सिस्टम फॉलो करते रहोगे, आप उसका इम्पैक्ट जज करते हो। तो एट द स्टेज ऑफ चेंज आप इम्पैक्ट जज करोगे कि उससे प्रॉफिट्स कैसे चेंज हो रहे हैं, उससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट्स हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर ऐसा होता है कि वो चेंज जो इंट्रोड्यूस किया था ऑर्गेनाइजेशन ने, कुछ भी टाइप ऑफ चेंज की वजह से हो सकता है वो, कि हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी इसीलिए वो चेंज इंट्रोड्यूस किया था कि अब सब लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, या कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसे हैं कि सबको कोई एक टाइम बन गया है कि इस टाइम से इस टाइम तक ही काम करना है, कि कुछ भी चेंज हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एट द स्टेज ऑफ चेंज वो फेवरेबल ही हो। जो भी चेंज आपने इम्प्लीमेंट किया था तो वो अनफेवरेबल अगर होता है, इफ़ दैट चेंज इज, आई होप यू मस्ट हैव रिटन दिस, तो अब अगर वो चेंज इज अनफेवरेबल, तो आपको अनफ्रीज वाले स्टेज पे वापस जाना पड़ेगा कि आप अनफ्रीज पे चले जाओगे। बट इफ द चेंज इज फेवरेबल, तब यू कैन मूव ऑन टू रीफ्रीज, तब आप रीफ्रीज कर सकते हो। तब आप वो सिस्टम जो है, जो भी आपने चेंज इम्प्लीमेंट किया है, अगर आपने उसको एनालाइज करके ये देख लिया है कि वो फेवरेबल है, तो ही आप मूव कर सकते हो रीफ्रीज पे। अदरवाइज इफ दैट चेंज इज अनफेवरेबल देन यू हैव टू मूव ऑन टू अनफ्रीज अगेन, कि आप फिर से कोई एक नया प्रोसीजर आपको बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हो रहा है कुछ भी, या आपको मॉनेटरी टर्म्स में कि आपके प्रॉफिट्स इम्प्रूव हो गए हैं, या आपके पर्सनल जो है वो अब सेल्फ मोटिवेटेड है, या जॉब सेटिस्फैक्शन जो है, एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर है, व्हाट इज़ एम्प्लॉय टर्नओवर, हाँ, कि कितने टाइम तक वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बने रहते हैं, स्विच नहीं कर लेते।
बिल्कुल, तभी इस प्रोसीजर को हम नॉन लीनियर प्रोसेस बोल रहे थे कि इतना इजी नहीं है कि आपने, या इतना लीनियर नहीं है कि आपने ये प्रोसीजर फॉलो किया कि अनफ्रीज चेंज इम्प्लीमेंट किया, रीफ्रीज कर दिया। तो ऐसा नहीं है, रीफ्रीज करने के बाद आपको फिर से वो चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, अनफ्रीज नहीं करनी पड़ेंगी। आप अल्टीमेटली अभी भी क्या ही कर रहे हो, अनफ्रीज तो अभी भी किया ना आपने, कि आप जो भी प्रोसीजर फॉलो करते आ रहे थे, जस्ट बिकॉज बिजनेस इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, तो आपने कोई चेंज इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले अनफ्रीज किया, उसके बाद आपने चेंज इम्प्लीमेंट करके रीफ्रीज किया। अब अगर मान लेते हैं कल फिर से कोई ऐसा चेंज हो जाता है जिसकी वजह से एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रोसेस, पर्सनेल, टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज करना पड़ता है अगर, तो फिर से उसको यहाँ पे इस स्टेज पे, अनफ्रीज के स्टेज पे आना ही पड़ेगा कि वो दोबारा अनफ्रीज करे, फिर चेंज इम्प्लीमेंट करे, फिर ये देखेंगे कि वो फेवरेबल है या नहीं। अब इसमें जो टाइम फ्रेम है, तो इतना टाइम कि जिसमें भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि तब तक उसको रिजल्ट्स दिख जाने चाहिए चेंज के। मतलब जैसे मान लेते हैं कोई फिक्स टाइम पीरियड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कैलकुलेट कर सकती कि अब जैसे इतनी अनसर्टेनिटी कि लॉकडाउन कब खत्म होगा कब नहीं होगा। लॉकडाउन हुआ है आज, आपको अनफ्रीज करके चेंज इम्प्लीमेंट करना है, सबको लैपटॉप्स देने हैं, वाईफाई कनेक्शंस देने हैं, उसके बाद आपने उसको फ्रीज किया कि आप सब लोग जब तक लॉकडाउन है तब तक ऐसा करेंगे। उसके बाद आपको नहीं पता कि कब तक है, किसी को भी नहीं पता। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको दोबारा लाना है एम्प्लॉयज़ को प्रीमिसेस में कि अब वो ऑफलाइन काम करेंगे, ऐसे फिजिकल सेटअप में काम कर रहे होंगे, इंटरैक्ट कर रहे होंगे, तब आपको अनफ्रीज करना पड़ेगा वो जो प्रोसेस आपने वर्क फ्रॉम होम और उसका प्रोसेस फ्रीज किया था, उसको आपने फिर से अनफ्रीज किया कि अब सब लोग क्योंकि अब फिजिकल उसमें काम कर रहे हैं, प्रीमिसेस में आके सब लोग काम करेंगे, तो आपको अब ये प्रोसेस जो है वो फिर से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा चेंज का, कि अब सब लोग इंटरैक्ट करेंगे, सब लोग सिस्टम पे काम कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के। आप इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते ना, सब कुछ चेंज हो रहा है कि ये किस टाइप ऑफ चेंज है, ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। स्ट्रक्चरल चेंज में क्या होता है, आपकी हायरार्की चेंज हो रही है, पर मुझे नहीं लगता कि आप उसमें इसमें कुछ हायरार्कल है। अगर काम कर रहे हैं सब लोग, वर्क फ्रॉम होम अगर सब लोग कर रहे हैं, तो हायरार्की तो मैंने चेंज नहीं करी ना, रिपोर्ट तो सब लोग करेंगे। प्रोसेस चेंज है, टेक्नोलॉजी चेंज है, कि हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफलाइन सेटअप में काम कर, ऑनलाइन सेटअप में काम कर ही नहीं सकती थी, उसको ऑनलाइन ही ऑनलाइन काम नहीं कर सकती थी, ऑफलाइन ही काम चलता है उनका, तो उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजिकल चेंज की ज़रूरत है कि अब उनको सब कुछ ऑनलाइन सेटअप में चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये प्रोसेस चेंज भी है, द वे ऑर्गेनाइजेशन यूज टू वर्क। पर्सनल चेंज, करेक्ट, प्रोसेस चेंज भी हो सकता है, पर्सनल चेंज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक आपके एम्प्लॉयज़ जो थे वो सब लोग ही, उनको पता था कि आप ऑनलाइन सेटअप में काम नहीं कर सकते, उतनी स्किल्स की ज़रूरत नहीं थी, अनस्किल्ड वर्कर्स थे आपके पास, पर अब आपको स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए आपको। ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्किल्ड, अब आपको उनको रेम्यूनरेशन और वो सब वाला पार्ट भी आता है उसमें कि आप उनको कैसे कंपनसेट करोगे, तो अब इसमें हो सकता है कि आप डाउन साइजिंग फॉलो कर रहे हो कि आप आपको सीख कर आना पड़ेगा, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैरी ऑन कर सकते हो, अगर आपने नहीं सीखा तो फिर हम आपको दोबारा हायर नहीं करेंगे। तो ये हो सकता है उसमें। ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन नीड्स यंग ब्लड, मतलब उनको नए लोग चाहिए, नए स्किल्स जो हैं अब वो चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, तो पर्सनल चेंज में VRS इज अ थिंग। VRS इज वॉलेंटरी रिटायरमेंट सिस्टम, जो आप जो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो
रिटायरमेंट की एज पर नहीं आए लेकिन होने वाले हैं, ठीक है, और नहीं भी होने वाले तो मतलब वॉलेंटरी रिटायरमेंट जो है एम्प्लॉयज़ की साइड से है कि आप वीआरएस ऑफर कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को, इसके बेनिफिट्स भी होते हैं कि आपको पेंशन्स में और वो लमसम अमाउंट जो है वो पहले मिल जाता है। तो मैनी एम्प्लॉयज़ गो फॉर वॉलेंटरी रिटायरमेंट कि आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लो। आपको कंपनी भी नहीं निकाल रही है लेकिन कंपनी को चाहिए कि पर्क्स क्यों ऑफर करे कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए यंग ब्लड, उनको नए लोग हायर करने हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि हो सकता है मिडिल एज हो और जो वीआरएस लेने के लिए रेडी हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन उनको पर्क्स देती है और कि हम आपको इतना लमसम अमाउंट दे देंगे अगर आप अभी रिटायरमेंट ले लेते हो। तो मान लेते हैं यू आर इन योर 50s और आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, लेकिन आप क्योंकि आपको हो गए हैं मान लेते हैं 25 ईयर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आपके स्किल्स जो हैं वो आप आउटडेटेड हो गए हैं और ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसे निकाल भी नहीं सकती क्योंकि आप पुराने एम्प्लॉयज़ हो उनके। तो उसका एक सेफ वे होता है वीआरएस ऑफर करना कि अब इससे पहले कंपनी जो है वो आपको बोले कि आप रिटायरमेंट तक भी रुको, तो आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे देते हैं कि आप इतना लमसम अमाउंट आपको अभी मिल जाएगा अलॉन्ग विद योर सैलरी, जो भी उस टाइम तक बनी होगी या जो भी ग्रेच्युटी एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ आपको मिल जाता है अलॉन्ग विद द पेंशन। वो अमाउंट जो है वो लमसम मिल जाता है आपको। तो ये वॉलंटरी बस एम्प्लॉयज़ के उससे कहा जाता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने आप ये वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो ले सकते हैं, पर काफ़ी बारी ऑर्गेनाइजेशन ही फोर्स करती है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, या तो वो प्रोसीजर ऐसा बना देंगे कि क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस 25 ईयर्स तक करी है किसी भी एक काम को करने की, आपको जब एक कंपनी में 25 ईयर्स हुए हैं तो मतलब आपने कुछ तो किया होगा, कोई स्किल्स आपके पास होंगे, इसीलिए आप उस ऑर्गेनाइजेशन में इतने टाइम तक रह पाए हो। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे आप एम्प्लॉय को ये नहीं कह सकते कि आप अब हमें, क्योंकि डाउन साइजिंग कर रहे हैं हम, ऑल्दो करते हैं कंपनीज, इतने हार्श स्टेप्स जो हैं वो कंपनीज लेते हैं पर एक्सट्रीम सिचुएशंस में, ऐसा यूजुअली नहीं होता। तो इसीलिए कंपनी ही फोर्स करती है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, जिससे डाउन साइजिंग भी हो जाएगी। डाउन साइजिंग का ही एक तरीका है वीआरएस लेना। तो अगर हम उसको देखें, जैसे ट्विटर ने अभी करंटली सारे इंडियन एम्प्लॉयज को निकाल दिया था, उसको डाउन साइजिंग के अंदर लेंगे कि किसको निकाला था? कितने तो इंडियन एम्प्लॉयज ने कट ऑफ कर दिए थे। पर इसको आप देखो, स्ट्रेटेजिक है वो कि उन्होंने इंडियन एम्प्लॉयज़ को, इंडियन ओरिजिन के एम्प्लॉयज़ को ही क्यों निकाला। पॉलिटिकल भी हो सकता है वो, कि उनका कुछ वो एजेंडा है उसके पीछे कि आपने अगर डाउन साइजिंग करनी भी है तो एम्प्लॉयज़ तो कहीं के भी हो सकते हैं, अगर आप डाउन साइजिंग ही अगर आपका मोटिव है तो वो उसका सिर्फ नाम देते हैं कि हमें क्योंकि कंपनी इज़ फेसिंग लॉसेस तो हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं और इंडियन एम्प्लॉयज़ को निकाल दो उसके लिए। पर ये इसके पीछे जो पर्पस है, जो मोटिव है, वो डिफरेंट हो सकता है। अब उसके ये अगर रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप ले रहे हो ट्विटर का ही, तो उसके केस में ये हो सकता है कि दिस कुड नॉट बी द ओनली रीज़न कि आपने इंडियन एम्प्लॉयज़ को निकाला, कि आप उन्हीं से ही उन्हीं को ज़्यादा सैलरी दे रहे थे आप जैसे, कि आपको इंडियन एम्प्लॉयज़ ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल होता है और ये कंपनी पॉलिटिक्स भी होती है कि सिर्फ इंडियन एम्प्लॉयज़ को निकालो क्योंकि हर जगह हैं इंडियंस। तो वो वाला फैक्टर है सिर्फ कि नहीं, हमें इंडियन एम्प्लॉयज़ को नहीं रखना है, वो है उसमें। आप उसको ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वो चेंज इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये तो टारगेट करना हो गया कि आप एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, कि आप अगर आप इक्वालिटी वाला कल्चर फॉलो कर रहे होते तो आप सिर्फ इंडियन एम्प्लॉयज़ को एक्सपेल नहीं करते। तो वो वाली चीज़ है उसमें। तो अब इस प्रोसेस में भी, इसीलिए इसको मैंने पहले, आपको अगर फीचर्स लिखने होंगे इसके तो आप ये वाला पॉइंट पहले लिख सकते हो कि नॉन लीनियर प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने, अगर आप किसी भी स्टेज पे हो, अगर चाहे आप अनफ्रीज स्टेज पर हो,
तो भी आपको अगर ऐसा लगता है कि जो भी आपने चेंज इम्प्लीमेंट किया है, व्हाट इज द टाइम? ओके, वी हैव टाइम। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आपको वो प्रोसेस जो है वो दोबारा फॉलो करना पड़े जिस भी स्टेज पे आप हो, चाहे आप अनफ्रीज पे हो, चाहे आप चेंज पे हो, चाहे आप रीफ्रीज पे हो। तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा टफ प्रोसेस था कर्ट लेविन का, बस यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द नेम, कर्ट लेविन्स प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज में जब भी एक क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम्स में भी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन दिस प्रोसेस। ठीक है, चाहे वो आपसे पूछे कि मेंशन कर्ट लेविन्स प्रोसेस ऑफ चेंज, चाहे ना पूछे, ऐसे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन चेंज का क्वेश्चन हो तभी भी कि डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन चेंज, यू कैन कोट दिस थियोरी देयर। कर्ट लेविन की, हु वाज अ साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन चेंज को ही एक्सप्लेन किया था, इसको नॉन लीनियर प्रोसेस बोला था कि ऐसा नहीं होगा कि आप ये प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्डली फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो यू मस्ट मेंशन दिस थियोरी देयर। ओके, तो हमने प्रोसेस देख लिया। अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका क्या रिएक्शन होता है फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ पर्सपेक्टिव देखते हैं हम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड एम्प्लॉयज़ आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा तो नहीं होगा कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लें चेंज से, दे विल ऑलवेज इज इट विजिबल? रेजिस्टेंस टू चेंज, कि आप ने अगर कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस किया है, बी इट प्रोसेस चेंज, कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज या कुछ भी, कोई एनी टाइप ऑफ चेंज जो भी आपने किया है, उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑल्दो हर एस्पेक्ट से आप देख सकते हो कि कौन से टाइप ऑफ चेंज आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि कौन सा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज आपने किया है, क्योंकि वो अल्टीमेटली इम्पैक्ट कर रहा होगा बाकी सारी चीज़ों को भी, कोई भी एक चेंज। तो इसीलिए चेंज जो है वो परवेजिव है, मतलब हर एक उस पे हो सकता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ पे नहीं होगा। उसका इम्पैक्ट जो है वो मल्टी डिमेंशनल है। आप प्रोसेस में जो हमने नॉन लीनियर लिया था उसमें आप जो फीचर है उसमें मल्टी डिमेंशनल भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक डिमेंशन से ही नहीं दिख रहा है आपको चेंज, सिर्फ मल्टी फेसेड है चेंज। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू रेजिस्टेंस टू चेंज। अब रेजिस्टेंस टू चेंज में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, जो भी चेंज आपने इम्प्लीमेंट किया है, मतलब हो सकता है प्रोसेस से रिलेटेड हो या आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया आपने, कि आप मान लेते हैं XYZ एम्प्लॉयज़ या मनीष, मानसी और माधवी, अब आपको रिपोर्ट करना है मुझे, आप मेरे सबॉर्डिनेट्स थे या फिर और आप हमारे MD थे। तो हो सकता है अब हमने प्रोसेस चेंज कर दिया कि आप तीनों लोग, मनीष, मानसी और माधवी, आप सीधा MD को रिपोर्ट करेंगे। तो ये चेंज हमने क्यों किया होगा ऑर्गेनाइजेशन में? हो सकता है देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम विद मी, कि या तो आप लोगों को मेरी रिपोर्टिंग पसंद नहीं है या आपको प्रॉब्लम है विद मी, कि कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। मिडिल लेवल मैनेजमेंट हूँ मैं, मान लेते हैं आप टॉप लेवल मैनेजमेंट हो और आप बॉटम लेवल पे हो, तो आपको बोल दिया जाए कि आपको अब ये हायरार्की नहीं फॉलो करनी, आप डायरेक्टली रिपोर्ट करोगे MD को, जस्ट बिकॉज मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कुछ भी आपको चेंज इम्प्लीमेंट करना है, और वो चेंज जो है उसके रीजंस न्यूमरस हो सकते हैं, बी इट एनी रीज़न जिसकी वजह से आपको वो चेंज करना पड़ा, तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो सकते हैं।
पर अगर मान लेते हैं यू वर ऑल हैप्पी विद माय मैनेजमेंट, कि आपने जैसे भी आप मैनेज कर रहे हो इज़ ओके फॉर यू। अब मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लग रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि हम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ना आप लोग ढंग से रिपोर्ट कर रहे हो मुझे, ना ही मैं ढंग से रिपोर्ट कर रही हूँ टॉप लेवल को। अब ये चेंज हो सकता है आप लोग की कंप्लेंट्स की वजह से या आपके डिससेटिस्फैक्शन की वजह से ना हो के कंपनी का ही सू मोटो हो, कि वो ऐसा चाहते हैं कि अब आप सीधा टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करो, आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपको बोल दिया जाता है तो अब आपको ऐसा लगेगा कि हम डायरेक्टली एमडी को क्यों रिपोर्ट करेंगे, हम डायरेक्टली टॉप लेवल पे क्यों जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको आप इतने एम्पैथेटिक वो नहीं हो आपके साथ जितना आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। तो यू ऑल विल, मानसी, माधवी एंड मनीष विल रेजिस्ट द चेंज, कि हमें नहीं पसंद कि हम सीधा टॉप लेवल को जाके रिपोर्ट करें। हमें वो जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे थे कि मिडिल लेवल को रिपोर्ट करना है, मिडिल लेवल अपने आप टॉप लेवल को रिपोर्ट करेगा। तो ये होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। अब वो कैसे भी हो सकता है वो चेंज ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट किया हो या आप वो चेंज चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। अब आप रेजिस्ट क्यों करोगे उस चेंज को? रेजिस्टेंस के क्या रीजंस हो सकते हैं? फर्स्ट रीजन कुड बी फियर हो सकता है, फियर ऑफ लूजिंग द जॉब, ये फियर हो सकता है। स्टेबिलिटी पे फियर हो सकता है कि वो जॉब जो है वो शायद उसमें उनको उतनी सिक्योरिटी नहीं मिले उस जॉब में, ये फियर हो सकता है। और ऐसा काफ़ी सारे रीजंस जो अभी हमने डिस्कस करे टाइप्स ऑफ चेंज में, उनमें से किसी भी एक टाइप की वजह से हो सकता है कि जो मान लेते हैं आपको वैल्यूज़ ही पसंद थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, इसीलिए आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतने टाइम तक थे, लेकिन नाउ दे आर चेंजिंग देयर वैल्यूज़, कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एवरी टाइप ऑफ पीपल विल वर्क। वैसे तो ये अब मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं कि वो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाते हैं, और अब सबको ही मान लेते हैं, सबको है, अब है कि सब लोग यही सोचते हैं कि ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन हो जो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, बी इट फीमेल और मेल एम्प्लॉयज़। तो अगर मान लेते हैं योर स्पेसिफिक कंडीशंस आर कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ मेल एम्प्लॉयज़ को ही हायर करे क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अगर फीमेल एम्प्लॉय अगर आएगी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर शुरू कर देती है ऑर्गेनाइजेशन अगर हायर करना फीमेल एम्प्लॉयज़ को, तो वो प्रोसेस जो भी है, काम जो भी है, उसको उतना एफिशिएंटली कर नहीं पाएंगे। तो हो सकता है आप इस चेंज को रेजिस्ट करो क्योंकि आपके रीजंस हैं उसमें, आप उसको अडॉप्ट नहीं करो। आपको ऐसा लगे कि अगर उन्होंने ज़्यादा एफिशिएंटली काम किया तो आपकी जॉब पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये हो सकता है रीज़न ऑफ चेंज, रेजिस्टेंस ऑफ चेंज का रीज़न, कि आप क्यों रेजिस्ट कर रहे हो वो चेंज। स्किल्स पे हो सकता है, चेंज जो भी हमने अभी डिस्कस किया था कि मान लेते हैं आप कंप्यूटर आना कंपलसरी है एम्प्लॉयज़ को, तो वो आप अभी तक मैनुअली काम करते आए हो पेन पेपर पर, तो अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस कर रही है, तो अब आपको वो स्किल्स जो हैं वो नए स्किल्स लर्न करने पड़ेंगे। तो आप अब इस स्टेज पे आके नए स्किल्स लर्न नहीं करना चाहते, तो आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स है ही नहीं, इसीलिए आप रेजिस्ट करोगे चेंज को कि आपको ऐसा चेंज चाहिए ही नहीं। अब आप एनी टाइप ऑफ चेंज जो है वो एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट कर सकते हैं, कि अगर स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज में हमने देख लिया कि आपको अब हायरार्की फॉलो नहीं करनी है, चेंज कर दिया उस हायरार्की में भी। पर्सनेल चेंज कर दिया कि मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपैंड कर रही है, मतलब ब्रांच एक्सपेंशन हो रहा है,
और कुछ एम्प्लॉयज़ को, मतलब मान लेते हैं अगर मानसी, माधवी और मनीष साथ में काम कर रहे थे और वो तभी एफिशिएंटली काम कर पा रहे थे ग्रुप में ही, तो अब मान लेते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपैंड कर रही है, हम एक और जगह ब्रांचेस खोल रहे हैं। आप में से 2 लोगों को हमने उधर भेज दिया, आप में से 1 लोग अभी यहीं पर है एक ब्रांच में। तो अब ये एक्सपेंशन की वजह से जो चेंज हो रहा है, अब पर्सनल चेंज कह सकते हो आपको, आप इसको स्ट्रक्चरल चेंज भी कह सकते हो कि अब उनके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे या मैनेजर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो इसको आप रजिस्टर कर सकते हो कि अगर ब्रांच एक्सपेंशन हो रहा है और उसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे, या आपको लगेगा कि अब क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफिसर्स चेंज हो रहे हैं तो आपको रेजिस्ट करना है। पर हाउ विल यू, रेजिस्टेंस के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, देयर कुड बी न्यूमरस रीजंस जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट करते हैं। जॉब सिक्योरिटी हो सकता है, लेस रेमनरेशन हो सकता है, रेमनरेशन भी लिख सकते हो आप इसमें, वर्किंग आवर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है उनको न्यू स्किल्स लर्न करनी पड़े, वर्किंग आवर्स चेंज हो रहे हों, इसकी वजह से चेंज रेजिस्ट कर रहे हों वो, ठीक है। अब हाउ विल यू मैनेज दिस चेंज? अब ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको एम्प्लॉयज़ को दे हैव टू मेक देम कंफर्टेबल एंड अडेप्ट टू चेंज। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ऐसा करना है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, दे शुड मेक देयर एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल विद द चेंज। ये ऑर्गेनाइजेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अडेप्ट करवाएं एम्प्लॉयज़ को चेंज के लिए, कि आपको अगर कुछ चेंज करना है तो आप उसको कैसे कर पाओगे। पहले तो फॉरमोस्ट थिंग इज थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अब मान लेते हैं कोई भी एक टेक्नोलॉजिकल चेंज है, अब वो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रहा है बल्कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो जाएंगे, इफ़ दे वांट टू इवन स्विच द ऑर्गेनाइजेशन, तभी भी उनको वो स्किल्स लर्न करने ही पड़ेंगे। तो आप पहले उनको एजुकेट कर सकते हो। बीइंग अ मैनेजर और द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करो, उनको बताओ, उनको अवेयर करवाओगे इस चीज़ से कि आपको क्यों चेंज ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्लीमेंट कर रही है और आपको क्यों अडॉप्ट करना चाहिए वो चेंज। व्हेन यू डू नॉट नो द रीज़न फॉर चेंज, अगर एम्प्लॉयज़ को यही नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर क्यों रही है, रीज़न ऑफ चेंज अगर ही ग्रे एरिया में है, अगर एम्प्लॉयज़ को समझ ही नहीं आया कि क्यों चेंज हो रहा है, तो वो अडेप्ट करने में डरेंगे ही। अगर आप उनको एजुकेट कर दोगे, अवेयर कर दोगे, तो फिर जब सर्टेनिटी वो एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ ये स्किल जो है वो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है या इम्पॉर्टेंट टू लर्न है फॉर देम, तो ही वो अडेप्ट करेंगे उस चेंज के लिए। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो चेंज। आप पर्क्स के थ्रू भी कर सकते हो। मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी ऑफर कर सकते हो उनको, उनको ट्रेन कर सकते हो। नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हैं अगर, इसके थ्रू भी हो सकता है कि आपने एम्प्लॉयज़ को आप ट्रेन कर दिया जिससे उनको अभी अगर दे वर फियरिंग चेंज और फियरिंग लर्निंग न्यू स्किल्स, तो अब
वो क्या कर सकते हैं, दे कैन लर्न फॉर फ्री वाइल वर्किंग, कि वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अब नए स्किल्स लर्न कर लें, कैसे उनको काम करना है वो सीख जाएं। अब चेंज की वजह से जो अनफ्रीज करके हमने चेंज जो इम्प्लीमेंट किया है उससे वो कंफर्टेबल हो जाएं, कि इजी करके बता दिया जाए उन्हें कि स्किल्स से, ये स्किल्स लर्न करने की वजह से आपको क्या अभी तक जो आप कर रहे थे उससे को कैसे और अच्छे से कर पाओगे। उनको पॉजिटिव साइड बता के कि क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव ऑफ द चेंजेस या बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं उसके चेंज अडॉप्ट करने के, ये बता सकते हो आप उनको। और आपको अगर एम्प्लॉयज़ को रिटेन भी करना है, अगर रिटेंशन बढ़ाना है एम्प्लॉयज़ का, तो भी ये कंपलसरी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये बताओगे कि क्यों चेंज उनके लिए भी अडेप्ट करना कंपलसरी है। क्योंकि अगर वो इफ़ नॉट दिस ऑर्गेनाइजेशन वो कहीं और जाके काम करेंगे, वहाँ पे भी यही रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो रिटेन करने के लिए भी एम्प्लॉयज़ कई बारी रेजिस्ट करने के लिए उस चेंज से रिज़ाइन भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, और वो दिल गो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। पर आप उनको रिटेन करने के लिए, एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए आप उनको बता सकते हो कि क्यों वो चेंज हो रहा है, प्लस बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी उस चेंज को अब अडॉप्ट कर रहे हैं, ताकि वो अवेयर हो जाएं अपने करियर पर्सपेक्टिव से भी, कि उनके लिए यही अगर उनका करियर है तो क्यों ज़रूरी है इस चेंज को अडॉप्ट करना या, ठीक है। तो अंडर ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर्ट लेविन थ्योरी जो है दैट इज़ फॉरमोस्ट, आपको इससे वो वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं केस स्टडी टाइप। तो केस स्टडी क्वेश्चंस में अगर आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाएं, मतलब उसमें लिखा नहीं होगा कहीं पे भी कि यू हैव टू एक्सप्लेन कर्ट लेविन्स थ्योरी, आपको वो केस स्टडी पढ़ के खुद ही यू हैव टू फिगर आउट कि ये ऑर्गेनाइजेशन चेंज की बात हो रही है। अब जैसे जो केस हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ये केस स्टडी फ्यूनरल और उन सब की, तो ऐसी केस स्टडीज़ आ सकते हैं कि आपको बोल दिया जाएगा कि अब कुछ और चेंज, मान लेते पोल्यूशन की वजह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहा है, कि अब प्रोडक्शन पे कट डाउन कर रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन के कुछ पैरामीटर्स बता दिए गवर्नमेंट ने कि इतना ही पोल्यूशन एमिट कर सकते हो आप, या कुछ भी हो सकता है। तो अब आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे अलॉन्ग विद राइटिंग द आइडियाज़, कि आपके पास क्या आइडिया हैं, आपको तभी सोचने पड़ेंगे वो कि कैसे वो एक पर्टिकुलर केस जो है वो, इस केस में मैनेजर, हाउ विल अ मैनेजर वर्क, आपको ऐसे बता सकते हैं कि एज्यूम यू आर अ मैनेजर, सपोज यू आर अ मैनेजर, तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे इस चेंज को। तो आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन चेंज लिखा भी नहीं होगा वैसे, ताकि आप बहुत जल्दी आप फिर पहुंच जाओगे ना कर्ट लेविन की थियरी पे, आपको इस पे इंडिकेशन दे रहा होगा वो बार बार कि रेजिस्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, तभी भी कर्ट लेविन की थियरी उसमें मेंशन करके आनी है कि आप कैसे अनफ्रीज करोगे जो भी आप प्रोसेस कर रहे थे। जब चेंज वाली स्टेज लिख रहे हो तब आप ये बता सकते हो, आइडियाज़ दे सकते हो कि कैसे वो एक पर्टिकुलर केस जो है वो सॉल्व हो सकता है। कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज में जो भी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और सारे इंडिकेशंस वो आपको दे देगा कि हो सकता है ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा हो, विजन या मिशन, वैसे विजन मिशन से उतना चेंज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहेगा, बट स्टिल हो सकता है ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा हो, स्ट्रैटेजी चेंज हो रही हो, प्लानिंग चेंज हो रही हो अब ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये सब कुछ आपको तभी फिगर आउट करना पड़ेगा। टाइप ऑफ चेंज में आप सब कुछ मेंशन कर सकते हो, जितने भी हमने टाइप्स ऑफ चेंज पढ़े हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली इम्पैक्ट कर ही रहा होगा, बट टारगेटेड वंस शुड बी रिटन एट फर्स्ट, कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज अगर है तो वो पहले लिखो, जो ज़्यादा आपको लग रहा है कि रीज़न हो सकता है उनको पहले लिखो, उसके इम्पैक्ट्स या वो जो चेन रिएक्शन है वो बाद में, कि इससे फिर हायरार्की भी चेंज हो जाएगी, तो वो आप पहले नहीं लिख सकते ना, उसको आप
इम्पैक्ट बता सकते हो कि उससे ये भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, आप उसी को नहीं वो कर सकते कि वही एक प्रोसीजर है बस। तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज में दीज टॉपिक्स वर देयर, जहाँ पे रेजिस्टेंस टू चेंज, मैनेजिंग चेंज और कर्ट लेविन थ्योरी ऑफ चेंज ही है सिर्फ, ठीक है। एंड विद दिस वी आर डन विद यूनिट 2। या यूनिट 2 में आपके इतने ही टॉपिक्स थे, 4 यूनिट्स हैं टोटल। फर्स्ट में आपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग पढ़ा होगा। सेकेंड में वी हैव स्टार्टेड विद थियरीज ऑफ मोटिवेशन, प्रोसेस थियरीज एंड कंटेंट थियरीज। प्रोसेस थियरीज में हमने पढ़ा था हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थियरी, मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी, मैक्लेलैंड्स थियरी ऑफ मोटिवेशन जिसमें नीड फॉर अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन था। हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थियरी में हाइजीन एंड मोटिवेशन फैक्टर, हाइजीन फैक्टर जो बेयर मिनिमम है, जो होने ही चाहिए और जिससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होते, डिससेटिस्फायर्स बोला था उन्हें कि अगर उनकी प्रेजेंस जो है वो मोटिवेट नहीं करेगी, लेकिन इफ़ दे आर एब्सेंट तो डीमोटिवेट ज़रूर हो जाओगे आप। मोटिवेशन फैक्टर अगर एब्सेंट भी हैं तो हाइजीन फैक्टर तो है ही कि आपका काम चल रहा है, आप मोटिवेशन फील नहीं कर रहे हो लेकिन बेयर मिनिमम के साथ ही हो आप। मोटिवेशन फैक्टर आपको एक्चुअली मोटिवेट करेंगे कि आपको पर्क्स मिल जाएं, ये पढ़ा था हमने उसमें। कंटेंट थियरीज में हमने एक्सपेक्टेंसी और इक्विटी थियरी पढ़ी थी। एक्सपेक्टेंसी थियरी में, प्रोसेस थियरीज में कंटेंट थियरीज ये वाले हैं, हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थियरी, मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी। प्रोसेस थियरीज में हमने एक्सपेक्टेंसी थियरी और इक्विटी थियरी पढ़ा था। एक्सपेक्टेंसी थियरी में इंस्ट्रूमेंटालिटी, वैलेंस याद है, और ई आउटकम। एक्सपेक्टेंसी, वैलेंस एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी ये पढ़ा था ना हमने, ई, आई एंड वी, और इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू मोटिवेशन। ये पढ़ा था हमने इसमें थियरीज ऑफ मोटिवेशन में कि आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे, उसके बाद वर्क करोगे एंड देन आउटकम्स आपको अल्टीमेटली मोटिवेट करेंगे। कि आपको पहले ये एक्सपेक्टेशन है आपकी कि आप अगर ये टास्क जो है वो कंप्लीट कर लेते हो तो उसका ये आउटकम निकलेगा, आपको इसीलिए काम करना चाहिए क्योंकि आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो आउटकम आपको अल्टीमेटली मोटिवेट कर रहा है, इसीलिए उसको एक्सपेक्टेंसी। इंस्ट्रूमेंटालिटी में क्या था, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि आपको ये काम करके ये रिवॉर्ड मिल जाएगा, अब इंस्ट्रूमेंटालिटी में आप एक्चुअली वो काम कर रहे हो, ये था उसमें, और अल्टीमेटली इससे आप मोटिवेट हो रहे हो कि आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं काम करके आपके एक्सपेक्टेशंस के थ्रू। इक्विटी थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हो आप, वही कि आपको, आपने सेम लिखा है, आपने भी सेम लिखा है, तो आपको ज़्यादा नंबर क्यों मिले। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी जब सब लोग सेम काम कर रहे हैं तो उसका रेम्यूनरेशन भी सेम मिलना चाहिए, किसी एक पे ज़्यादा फेवर नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कंपनसेशन में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पढ़ा था, एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में फर्स्ट वाज सोशल इंटरैक्शंस और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंदर कि आप ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कैसे कर सकते हो। फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने उसमें, ईगो स्टेट्स, करेक्ट, वो तो हमने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस किसको बोलते हो वो समझा था, वो उसके फीचर्स थे। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस करते कैसे हैं उसके कुछ वेज हैं, वो ईगो स्टेट्स, गेम्स, स्ट्रोक्स, लाइफ पोजीशंस, जोहारी विंडो, ये सब कुछ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के वेज हैं, इनके थ्रू आप ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कर सकते हो कि सोशल इंटरैक्शंस में कैसे आप उनको एनालाइज करोगे कि वो बिहेवियर क्यों था, रूट कॉज फाइंड आउट कर लोगे आप
कि किसने पेरेंट ईगो, चाइल्ड ईगो और अडल्ट ईगो, इसमें हमने क्रॉस ट्रांजैक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन भी पढ़ा था। क्रॉस ट्रांजैक्शन कब होती है? जब ईगो स्टेट्स मैच नहीं करते, जब कोई एक पर्सन चाइल्ड ईगो पर है और आप पेरेंट ईगो पर हो तो मैच नहीं किया, लेकिन ये फेवरेबल हो सकता है क्योंकि चाइल्ड क्या चाहता है कि उसको गाइड किया जाए और पेरेंट ईगो क्या चाहती है कि आप गाइड करो, तो ये फेवरेबल हो सकता है, क्रॉस ट्रांजैक्शन हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री में भी ऐसा हो सकता है फेवरेबल हो, फेवरेबल ना भी हो सकती है कि दोनों पेरेंट ईगो पर हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हो आप इसको, ठीक है। और ये मे और मे नॉट बी फेवरेबल, ठीक है, लेकिन क्रॉस ट्रांजैक्शंस यूजुअली फेवरेबल हैं कि आप क्रॉस ट्रांजैक्शंस अगर हो रही हैं ईगो स्टेट्स में तो वो फेवरेबल होगी। हाँ, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, ठीक है, कि हो सकता है आप दोनों ही चाइल्ड ईगो पर है तो हो सकता है वो कंडीशन ऐसी हो कि फेवरेबल हो जाए, पर वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, पर यूजुअली अनफेवरेबल होता है कि अगर दोनों सेम ईगो स्टेट पर हैं तो, ठीक है। ये पढ़ा था हमने उसमें। लाइफ पोजीशंस में हमने लाइफ पोजीशंस के स्टेट्स पढ़े थे कि कौन आप आई एम ओके और यू आर ओके कब कंसिडर करते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि यू नो एवरीथिंग एंड एवरीवन एल्स ऑल्सो नोज एवरीथिंग, आपको भी पता है बाकी सबको भी आता है, तो वो आइडियल सिचुएशन है कि जितना आपको आता है उतना बाकी सबको भी आता है। और ऐसे ही उसमें हमने पढ़ा था कि अगर आप आई एम ओके यू आर नॉट ओके स्टेट पर हो, लाइफ पोजीशन पर हो, तो आप एरोगेंट हो कि आपको ऐसा लगता है कि आप सुपीरियर हो, पर इट कुड बी फेवरेबल, ठीक है, कि आपको सुपीरियर हो, आपके पास एक वे है ऑफ गाइडिंग अदर्स, तो वो ऐसे भी हो सकता है। अगर आई एम नॉट ओके यू आर ओके वाला स्टेट था तो उसमें था कि आप क्या इंफीरियर फील कर रहे हो कि आपको नहीं आता है। अब अगर दोनों ही नॉट ओके स्टेट है तो वो वर्स्ट कंडीशन होती है कि जहाँ पे किसी को भी सबको लर्न करने की ज़रूरत है जहाँ, ठीक है। आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, किसी को भी कुछ भी नहीं आता है। ऐसा सिमिलर हमने क्या पढ़ा था, जोहारी विंडो में पढ़ा था हमने कि नो, ईगो स्टेट्स आपको बता रहे हैं कि आप हाउ यू आर सीइंग थिंग्स, लेकिन लाइफ पोजीशंस जो हैं वो आपको रूट पे बता रहे हैं कि आपने चाइल्डहुड से क्या प्रैक्टिस किया है और आप कैसा लाइफ पोजीशंस कब फॉलो करते हो। दे आर कनेक्टेड, पर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू लिख सकते हो, पर यू कैन नॉट मेंशन ईगो स्टेट्स अंडर लाइफ पोजीशंस। एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल आप मेंशन कर पाओगे कि वो सेम एग्जाम्पल जो उसमें था कि आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वो आप उसको सुपीरियर वाले उसमें लिख सकते हो कि आई एम ओके यू आर नॉट ओके, तो वो सेम एग्जाम्पल आप उसमें लिख सकते हो। हाँ, लेकिन आप ये मेंशन मत करना कि वो ईगो स्टेट में वो भी होता है, ये नहीं कर सकते आप। बाकी दे आर सिमिलर, इट्स गुड दैट यू आर फाइंडिंग आउट द सिमिलैरिटीज़। तब ये कब हो पाता है, जब हम एक्चुअली समझ पाते हैं चीज़ों को कि वो दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, पर आप एग्जाम्पल्स को रिपीट कर सकते हो दोनों में, अगर दोनों ही वो आते हैं तो। ईगो स्टेट्स जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। गेम्स एंड स्ट्रोक्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट क्योंकि उस पर कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता, और लेकिन इन पे बन सकता है। लाइफ पोजीशंस और ईगो स्टेट्स और जोहारी विंडो, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे या तो डायरेक्टली पूछ लेंगे या फिर आपको केस स्टडी के थ्रू पूछ लेंगे। ओके, और आज हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ठीक है। विद दिस नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में या अभी तक भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग जो भी हमने अभी तक पढ़ लिया है, and if it is related to your first unit as well, you can also ask me that, ठीक है। Okay, from next class we will be discussing leadership theories, which is your third unit, ठीक है। leadership theories भी somewhat similar to motivation theories ही हैं कि एक आपको दो वो मिल जाएंगे
कि कौन सी ट्रेड थियरी है, कौन सी कंटेम्प्रेरी थियरीज़ हैं, ऐसे पार्ट्स हैं उसमें भी। मतलब वो जो हमने पहले बाइफिकेशन पढ़ी थी मोटिवेशन थियरी में भी कि कंटेंट थियरी और प्रोसेस थियरी 2 पार्ट्स होते हैं, फिर उसमें फ्लो चार्ट बनाया था पूरा, वैसे ही हम लीडरशिप थियरीज़ को भी ऐसे ही पढ़ेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा किस उसके अंडर आता है या उसका पार्ट है। ठीक है, ओके। सो यूनिट 3 लीडरशिप थियरीज नेक्स्ट क्लास में। अभी फॉर नाउ वी हैव डन विद यूनिट 2, ठीक है, कंप्लीटली। ओके देन, सो सी यू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक, ओके। नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक इज दिवाली, तो दिवाली को तो नहीं होगी क्लास। ओके, वी आर डन विद द रिकॉर्डिंग। You can